सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। पहले बता दीजिए एक बार, इट इज ऑडिबल टू ऑल, सबको सुनाई दे रहा है? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है सब? Okay, let's start. So today we are going to start with concrete technology. Basically अगर टेक्निकली देखा जाए ना, so सिलेबस में concrete technology हमारे आरसीसी के पार्ट के अंदर ही रखा गया, बट अगर आप इसको इंडिविजुअली देखो, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, एक ह्यूज, एक बड़ा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने इसको उतना पढ़ना है जितना हमारे स्टेट पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमारा काम बन जाए। क्लियर? कुछ भी लिखने से पहले, बिफोर वी राइट एनीथिंग, आपको कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से जो ओवरऑल आरसीसी का वेटेज है ना, उस आरसीसी के वेटेज के अंदर ही इसका 3 से 4 नंबर का इसका अपना वेटेज है। 2-3 नंबर तो आता ही आता है हर बार। ओके, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर, दैट विल बी ऑन कॉन्क्रीट पार्ट। ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं, पहले आपको एक फ्लो डायग्राम से मैं कुछ आइडिया दे दूं इस चैप्टर में हमने पढ़ने क्या लगे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? कॉन्क्रीट। बेसिकली जो कॉन्क्रीट है, तीन पार्ट्स में आपको दिखा रहा हूं यहां पर। कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें जो पता है, एक सीमेंट पार्ट आ गया, एग्रीगेट पार्ट आ गया, और वाटर पार्ट आ गया। ये तीन हिस्से हैं जो हमने कंक्रीट के अंदर पढ़ना है। कंक्रीट बनता भी कैसे आपको पता है? सीमेंट, एग्रीगेट्स और वाटर मिक्स करके। वाटर के सॉरी सीमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीमेंट है क्या, ये पता होना चाहिए आपको। अलग अलग टाइप का सीमेंट पता होना चाहिए जो हमने पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट्स, एंड टेस्ट ऑन सीमेंट्स, टेस्ट ऑन सीमेंट्स। जो टेस्ट ऑन सीमेंट्स है ना, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा जब एग्जाम होंगे। टेस्ट कौन से होते हैं सीमेंट्स के, जो आपको पता होने चाहिए। कौन से टेस्ट हैं जो सीमेंट्स के आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी के बारे में, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हर बार आता है यहां से क्वेश्चन। ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है ये पूछते हैं। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, initial and final setting time, finest test, fineness test, soundness test, soundness test, compressive strength test, compressive strength टेस्ट, इसी के अंडर आता है। ठीक है, वैसे ही एक और नाम आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इस तरीके से।
क्लियर? वही चीज अगर हम एग्रीगेट्स की बात करें तो वहां शेप ऑफ एग्रीगेट्स आ गया, शेप ऑफ एग्रीगेट्स आ गया, और बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स आ गया। जैसे बल्किंग ऑफ सैंड वर्ड आ गया, वही यही चीज है, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स आ गया। फिर वाटर आ गया, वाटर की जगह एडमिक्सचर्स यूज होते हैं। तो ये पूरा पूरा एक एक ओवरव्यू है आपके इस चैप्टर के अंदर, जो आपने चीजें पढ़नी, जो आपने इसके अंदर चीजें पढ़नी, राइट? तो क्या क्या चीजें थी, आपको क्या क्या समझ आया? कि हमने कंक्रीट के अंदर वी हैव टू स्टडी लाइक व्हाट इज सीमेंट, एग्रीगेट्स क्या होते हैं, वाटर कितना यूज होता है, उसके वाटर सीमेंट रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियोज क्या होते हैं वो पूछते हैं एग्जाम में। They'll ask you what is cement, manufacturing of cement, composition and constituents of cement, type of cement, ये सब पूछते हैं एग्जाम में। टेस्ट ऑन सीमेंट्स पे क्या क्या टेस्ट हैं वो पूछते हैं, कॉन्क्रीट्स पे कौन से टेस्ट हैं वो पूछते हैं। क्यूब टेस्टिंग होती है कॉन्क्रीट की, राइट? आपने सुना होगा नाम, क्यूब टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट से। तो वो सब चीजें विल डिस्कस। ये एक आइडिया है जो हमने डिस्कस करना है। हैव यू नोटेड इट? सबने नोट कर लिया? ये सबने नोट कर लिया? चलें आगे, बताइए। चलिए, सो मूविंग ऑन, अगली टर्म हमारे पास क्या आती है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन पार्ट की व्हाट इज कॉन्क्रीट वर्ड। सो कंक्रीट इज जो है ना, कंपोजिट मैन मेड चीज है। पहली तो कि मिक्सिंग करके खुद बना रहे हैं, दैट इज मैन। जो मैंने ये पिक्चर भी यहां पर अलॉट किया, दिस इज ऑल्सो कंक्रीट। कैसे बन रहा है? एक मिक्सचर है, किस किस चीज का मिक्सचर है वो लिखते हैं। तो राइट डाउन, कंक्रीट composite composite man-made material, a composite man-made material, ठीक है, is most widely used building material, is most widely used building material in the construction industry, in the construction industry, in the construction industry, ठीक है। कंक्रीट क्या है? कॉम्पोजिट मैन मेड मटेरियल, मोस्ट वाइडली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट, एक अच्छे कंक्रीट की क्या पहचान है, कब बोला जाएगा इट्स अ गुड कंक्रीट? तो ये क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है कि ज्यादा नहीं। अ गुड कंक्रीट a good concrete are which fulfill two criteria। क्या क्या क्राइटेरिया थे? The concrete has to be satisfactory, the concrete has to be satisfactory in its hardened state।
द कंक्रीट हैज टू बी सेटिस्फैक्टरी इन इट्स हार्डन स्टेट। जब एकदम से वो हार्ड हो जाए तो एक अच्छी कंडीशन में जाए, एक अच्छी स्ट्रेंथ दे, ऐसी स्टेटमेंट मिलती है वहां पे लिखी हुई। ऑल्सो इन इट्स फ्रेश, ऑल्सो इट इज लिखेंगे, सॉरी इट इज, ऑल्सो इट इज फ्रेश, it is fresh while being transported, while being transported, while being transported from mixer and placed in the formwork. So also it is fresh while being transported or from mixer and placed in the formwork. ध्यान से सुनना, ध्यान से इस पॉइंट को सुनना कि दो चीजें, बड़ी बेसिक सी चीजें मैं बात कर रहा हूं। क्या क्या मैंने पॉइंट्स बोले? हमने बोला कि एक कंक्रीट की अगर हम बात करें तो वो मैन मेड मटेरियल है ऑब्वियसली, और बनता बिल्डिंग के लिए एक बेस्ट चीज है जो आप बनाते हो। हमने कहा एक अच्छे कंक्रीट की पहचान क्या है, वो आपको दिखा दिया हमने। एक अच्छे कंक्रीट की पहचान, दैट हैज टू बी सेटिस्फैक्टरी इन इट्स हार्डन स्टेट, जब एकदम हार्ड हो तो एक अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी स्ट्रेंथ हो। ऑल्सो इट इज फ्रेश व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मिक्सर एंड प्लेस्ड इन द फॉर्मवर्क। मतलब किसी भी जगह पर कंक्रीट डालने से पहले वो अच्छी स्टेट ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। मतलब वर्किंग कंडीशन, वर्केबिलिटी वर्ड यूज करते हैं जब आप पढ़ोगे आगे, उसकी एक अच्छी वर्केबिलिटी होनी चाहिए। ये एक बेसिक क्राइटेरिया, राइट। सो चीजें क्या क्या है, बहुत बेसिक चीजें हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विल डिस्कस कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा, इसी टेबल के आसपास घूमेगा। तो वी डिस्कस सीमेंट है क्या, अब बनता कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज सीइंग अ पेपर, जैसे अगर आप अभी रिसेंट पेपर की बात करोगे, व्हाट दे आर आस्किंग, वो उस लेवल तक चीजों को लेके जाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की अगर हम बात करें, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो पता होना चाहिए, कितना टेम्परेचर मेंटेन होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इसी के आगे। अगर कहीं पे भी डाउट होगा सीधे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या चीज है अगर हम बात करें तो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है? एनीवन, किसी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है सीमेंट का? एनीवन फ्रॉम यू, एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? क्या चीज होती है, क्या बात करने जा रहे हैं इसमें? एनीवन? लाइम एंड वाटर, बैचिंग, मिक्सिंग काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे आपने लाइम एंड वाटर वगैरह बात की ना, वो केमिकल कॉम्पोजिशन में हम बात करेंगे, वो केमिकल कॉम्पोजिशन में बात करेंगे, ठीक है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, ध्यान से सुनना। और किसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो मैंने लिखा नहीं है आपने, लेकिन सही बोला वर्ड। हम बात कर रहे हैं सीमेंट के लिए, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आराम से अब समझना इस चीज को, ठीक है, आराम से समझना। पहले सीमेंट के लिए डेफिनेशन लिखेंगे। सीमेंट क्या है? इट इज अ मटीरियल, सीमेंट इज द मटीरियल which has cohesive and adhesive। कोहेसिव हो गया वो प्रॉपर्टी जो विद इन द सेम पार्टिकल्स होता है, एडिजिव हो गया वो प्रॉपर्टी जो अपने के साथ साथ दूसरे पार्टिकल्स के साथ भी होता है। सीमेंट इज ए मटीरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडिजिव प्रॉपर्टीज
which has cohesive and adhesive properties in the presence of water. In the presence of water. In the presence of water. So cement क्या, it is a material which has cohesive and adhesive property in the presence of water. कोहेसिव का मतलब यहां पर होता है, कोहेसिव का मतलब हो गया विद इन द पार्टिकल्स सेम, अच्छा बॉन्ड. एडिसिव अपने के साथ साथ दूसरे पार्टिकल्स के साथ भी बॉन्ड, दैट इज एडिसिव. जैसे वाटर जो है ना, दैट इज द एडिसिव नेचर, वो अपने से ज्यादा दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है. कोहेसिव क्या है, कोहेसिव सेम चीजों, जैसे मर्करी, वो अपने पार्टिकल्स में रहना प्रेफर करता है. ठीक है, तो इसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कहते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट. पोर्टलैंड सीमेंट is manufactured. Portland cement is manufactured by grinding together यहां से ना इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है, तो केयरफुली इस चीज को लिखना. किसको ग्राइंड करना है, 2 parts ऑफ calcareous. What is this calcareous? CaCO3 इसे बोलते हैं. 2 parts of calcareous and 1 part of ArGILLACIOUS, जिसे हम क्लेज बोलते हैं या हम शेल्स बोलते हैं. और ये बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं, ये सब ड्राई प्रोसेस है, ड्राई मिक्सिंग है. ठीक है, ड्राई प्रोसेस. तो पहला एक स्टेटमेंट जो मैंने यहां ग्रीन से लिखा, इस पे फोकस करना. क्या बोला मैंने बोला पोर्टलैंड सीमेंट. व्हाट इज पोर्टलैंड सीमेंट, अभी आप पढ़ोगे इसको, जो टाइप्स ऑफ सीमेंट में पोर्टलैंड इज द वर्ड. सीमेंट के लिए हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग मतलब मिक्सिंग करना है, तोड़ फोड़ के मिक्स करना है. किसका, 2 parts ऑफ कैल्सीरियस. कैल्सीरियस मतलब कैल्शियम वाली कोई पार्ट आ गया, एंड 1 part ऑफ आर्गिलेशियस. 1 part ऑफ आर्गिलेशियस किसका, क्लेज शेल्स का. 1 part ऑफ आर्गिलेशियस इन अ ड्राई प्रोसेस, ड्राई मिक्सिंग करनी. जब इनको अच्छे से मिक्स किया, मेरी बात सुनते रहे, जब इनको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद इस मिक्सचर को आप बर्न करते हो एक टेम्परेचर पे. वो कितना टेम्परेचर, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसी के आगे नेक्स्ट लाइन लिखो. The mixture is burnt in kiln at a temperature of about 1300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका जो ड्राई प्रोसेस को बर्न करते हैं एट किल्न ऑफ टेम्परेचर 1300 से लेके 1500, 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, where the material fuse, ठीक है, and form a small clinkers of, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, clinkers of 3 mm to 20 mm in size.
3 mm से लेके 20 mm साइज के क्लिंकर्स, 3 mm to 20 mm in size. The mixture is burned in kiln at a temperature of about 1300 से 1500 where the material fuses and forms small clinkers of 3 mm to 20 mm in size. समझ आया ये पॉइंट? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में. इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, ओके आगे चलते हैं. आगे सुनते रहना, चीजें काफी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड होंगी हम. अब जब वो इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया है, क्लिंकर्स फॉर्म हुए, अब उसको कूल डाउन भी करना है. ठीक है, नॉर्मल करना है टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है. नेक्स्ट पॉइंट, अगला स्टेटमेंट इसके नीचे, अगला स्टेटमेंट क्या आएगा वो लिखो. द clinker is cooled down using moderate cooling conditions. Using moderate cooling conditions. The clinker is cooled down using moderate cooling conditions. ठीक है, अब इसी के आगे कंटिन्यूशन में रहेगा. ये मॉडरेट कूलिंग कंडीशन के लिए पॉइंट बना दिया मैंने. इन मॉडरेट cooling condition, temperature of clinker is brought down to 500 degrees Celsius in 15 minutes. ऐसे स्टेटमेंट्स आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काफी आती हैं कि इन मॉडरेट कूलिंग कंडीशंस में टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर को ब्रॉट डाउन, आगे लिख दिया 500 डिग्री, आगे टाइम चेंज कर देगा. 15 मिनट के अंदर वो टेम्परेचर गिरा के हम 500 डिग्री तक लेके आते हैं और फर्दर 10 मिनट्स में वो टेम्परेचर को गिराते जाते हैं. बट वो जस्ट फॉर नॉलेज, बस यही एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए थी यहाँ पे. ठीक है, आई होप आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा. इसी के आगे एक नोट बना के लिख देना, और नोट क्या रहेगा? नोट बना के ये लिख देना कि जिप्सम is required to retard the setting time. और ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जिप्सम का क्या रोल है? ये रिटार्ड का मतलब मुझे बता सकते हो? एनीवन फ्रॉम यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्ड? ये रिटार्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्ड? ये सेटिंग टाइम, ये सब बात क्या हो रही है, बता सकते हो? एनीवन? रिटार्ड का मतलब डिक्रीज करना. क्या डिक्रीज करना? कम करना टाइम को. ओके, और कुछ? सही बोला ये? अगर मैं कहूं एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, मतलब अगर मैं यहां वर्ड डाल देता हूं एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, टाइम को इंक्रीज करना फॉर सेटिंग. बिल्कुल सही. डिले करना.
प्रॉपर वर्ड इज डिले। ठीक है, दो ही लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, दो ही लोगों ने आंसर बताया, मैं यहां लिख देता हूं डिले। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार एक्सेलरेट का मतलब क्या है, रिटार्ड का मतलब क्या है। डिले करना, एक्सेलरेट करना, जल्दी एक्सेलरेट होगा जल्दी करना। जिप्सम इज रिक्वायर्ड टू डिले द सेटिंग टाइम, ऐसे समझो। तभी वो डिले वर्ड नहीं डालेगा, वहां पर क्या वर्ड डालेगा, रिटार्ड वर्ड डालेगा। जैसे इंक्रीज बोलो, इंक्रीज ऑल्सो राइट, स्नोबन ने भी सही लिखा है, फास्ट करना, टाइम को इंक्रीज करना। अब ठीक है, अब सबके आंसर सही है। ठीक है, तो एक अगर मैं पिछले पेज की बात करूं तो इसमें ना सिर्फ आपको ध्यान किस पे रखना है, जिन स्टेटमेंट्स को मैंने मार्क किया हुआ है एक बार उनको देख लो। एक आपको पता होना, टू पार्ट्स ऑफ कैल्सियस, वन पार्ट ऑफ आर्गिलेशियस, ड्राई प्रोसेस, और एक टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे किया, और क्लिंकर का साइज, दैट्स इट। और कुछ नहीं कोई पूछेगा यहां से। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं बताने जा रहा हूं, यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन इन जेई एग्जाम, आता ही आता है। इसे बोलते हैं केमिकल, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। chemical compositions of raw materials. Okay, I am asking this question from you, आप में से कोई भी, मेन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं एक सीमेंट के अंदर? नेम एनी मेन पार्ट ऑफ सीमेंट। मेन कौन सा पार्ट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा, कॉम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। एनीवन? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। परफेक्ट आंसर। एक लाइन में तीनों चीजें लिख दी उन्होंने। लाइम, हम भी वैसे ही लिखेंगे, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ये तीन चीजें हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके। ठीक है, बट ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डाली जाती हैं, एक अलग अलग प्रोपोर्शन में डाली जाती हैं। वो प्रोपोर्शन भी पता होना चाहिए, और जो ये ऑर्डर बोला गया है स्टूडेंट ने, शिवाली ने, वही ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। वही ऑर्डर है इसका, सबसे ज्यादा लाइम, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना। लाइम कितना परसेंट वो पता होना चाहिए, सिलिका कितना परसेंट वो पता होना चाहिए, एल्यूमिना कितना परसेंट वो पता होना चाहिए। इसके अलावा भी चीजें हैं, बट उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना इंपॉर्टेंस इन तीन का है। बट हम सबके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक टेबल या फॉर्मेशन कर रहा हूं जिसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं, राइट? तो सबसे पहले यहां ऑक्साइड्स, वेट, सबसे पहले यहां लिखो ऑक्साइड्स, बीच में उनके फंक्शंस, फिर लास्ट में उनकी कॉम्पोजिशन। ऑक्साइड्स में सबसे पहले लाइम के बारे में, लाइम को लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज लाइम। परसेंटेज याद रखना इसका 60 से 65% के बीच, सॉरी 65% के बीच में। इसका फंक्शन क्या है? इतना ज्यादा पार्ट है तो इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड द सेटिंग टाइम। इट्स डेफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इफ इट्स डेफिशिएंसी रिड्यूसेस, अगर ये कम हुआ स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इट डेफिशिएंसी रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, बट इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। दूसरा टर्म आता है सिलिका की फैमिली, सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं इसको।
इसका परसेंटेज कितना है? 17 से लेके 25 तक, 17 to 25%। सिलिका का कंसंट्रेशन बोलो, कॉम्पोजिशन बोलो, दैट इज 17 to 25%, राइट। ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है, बट अगर ये ज्यादा डाल देंगे ना तो वो स्लो कर देता है सेटिंग टाइम को। कहीं ना कहीं इसका काम भी क्या है? स्ट्रेंथ देना ही है। गिव स्ट्रेंथ, गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है। एक्सेस of it causes slow setting, excess of it causes slow setting। तीसरी बात करते हैं एल्यूमिनियम। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, कॉम्पोजिशंस तो नहीं भूलनी चाहिए आपको, आइडिया रखो यार, पूरी एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए, 60 के अराउंड, 17 से 20 के, ये याद रखो। 3 से 8% आपकी एल्यूमिना की Al2O3, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, 3 से 8, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, किसके रिस्पॉन्सिबल है? फॉर क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग, ठीक है। इफ इन एक्सेस, इफ इन एक्सेस ज्यादा डाल दिया तो इट लोअर्स स्ट्रेंथ, इट लोअर्स स्ट्रेंथ, क्लियर। तो ये 3 तो आगे मेजर। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे कोई पूछूं Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 की बात करें तो Fe2O3 में आयरन की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो वैसे ही बहुत कम है, 0.5 से लेके 6% तक, 0.5 से लेके 6% तक, राइट। आयरन का मेन फंक्शन क्या है? इट गिव्स कलर, इट गिव्स कलर एंड हेल्प्स इन फ्यूजन, and helps in fusion, and helps in fusion of different ingredients, of different ingredients, ठीक है। इस तरीके से लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं, लास्ट ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। लास्ट ऑक्साइड कौन सा है? मैंगनीज ऑक्साइड, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड imparts color and hardness, ठीक है। if in excess, if in excess it causes cracks in the mortar, cracks in mortar, ठीक है, and concrete, ठीक है। और साथ में एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, जो आपको कोशिश करेंगे आज ही पता चल जाए, साउंडनेस, अनसाउंडनेस, परसेंटेज वेरी नेग्लिजिबल, 0.5। शायद अगर ये ना दिखे आपको, मैं बोल रहा हूं, लिख देना 0.5 से 4%, 0.5 से 4%, 0.5 से 4% मैंगनीज ऑक्साइड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ हमारे JKSSB में कि लाइम का कंसंट्रेशन बताओ, ठीक है। आपको सिलिका, लाइम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन भूलना नहीं चाहिए। एनी डाउट इन दिस पेज? क्विक, जल्दी बताइए, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। जल्दी बताइए, एनी डाउट इन दिस? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ रिपीट करना तो बताइए। एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड?
ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, कल जो पेपर हुए उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे, एंड आगे भी आएंगे, जिनको बोलते हैं बोक कंपाउंड्स। एनीवन, किसी को पता व्हाट इज बोक कंपाउंड्स? BOGUE, बोक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टर्म इज बोक कंपाउंड्स, इसी के आगे पार्ट है कंटिन्यूशन में, बोक कंपाउंड्स। एनीवन फ्रॉम यू, आप में से कोई, व्हाट इज दिस बोक कंपाउंड्स? एनीवन, ये बोक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सही है, स्नोवर ने भी सही लिखे, 4 हैं, 2 शिवाली ने बताया, लाइट बिलाइट, ठीक है। बट इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे, अब मेरी वो बात सुनना ध्यान से। जब इन रॉ मटेरियल्स को, ये पीछे रॉ मटेरियल्स थे ऑक्साइड्स वाले, सिलिका, लाइम, एल्यूमिनियम, इनको हम मिक्स करेंगे किल्न के अंदर, वो जो रिजल्ट में चीजें बनेगी उनको बोक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने यहां एक स्टेटमेंट बोली, वो लिखते हैं यहां पर, मैंने कहा when this raw material put in kiln, then it fuses and following compounds are formed. Following compounds are formed. They are called book compounds. 4 किस्म के बोक कंपाउंड्स होते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया, हर बार आता है कि कौन से कंपाउंड्स हैं, इनका क्या काम है। अब इंडिविजुअल जब ये मिक्स हो जाएंगे, देखो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये जब सब चीजें मिक्स हो जाएंगी तो ये इंडिविजुअल नाम से नहीं बुलाई जाती, ये सब बोक के नाम से बोली जाती है। कैसे नाम है वो यहां लिखते हैं, कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, आराम से नोट करना। सबसे पहला नाम लिखेंगे इधर हम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला क्या है आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। जिसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, आगे सिलिका ऑक्साइड। नाम इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एलाइट, ALITE। बट इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? आपको जितने भी एग्जाम्स आप चेक करोगे ना, दे विल नेवर गिव यू इन दिस फॉर्म, कभी नहीं दिया जाता। क्रॉस क्यों कर रहा हूं, जस्ट अभी हटा दूंगा बताने के लिए, कभी भी ऐसी फॉर्म में वो नहीं देगा। बट यू मस्ट नो कि इसको देखो, ट्राई कैल्शियम है तो पहले कैल्शियम वाली बात आ गई, फिर सिलिकेट। सिंबल इसका कैसा दिखता है? C फॉर ये ट्राई कैल्शियम फैमिली, 3 आ गया, साथ में सिलिकेट का S आ गया। दूसरा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, 2 टाइम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि डाई था, साथ में SiO2, ये इसका फॉर्मूला। नाम इसका क्या होता है? बेलाइट। वो एलाइट, ये बेलाइट। डाई था तो C2, साथ में सिलिकेट का S। तीसरा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3 टाइम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3, एल्यूमिनेट का। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, CELITE। ट्राई का C3, एल्यूमिनेट का A। नेक्स्ट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट।
टेट्रा वर्ड आ गया जिसकी वजह से 4 लगेगा, कैल्शियम का CaO आ गया, Al2Fe2O3, और यहां पर फेलाइट Felite C4AF। इस तरह से पहले तो रिप्रेजेंट, ये मत सोचना एलाइट बिलाइट सेलाइट डिलाइट, नहीं, ये F से होता है फेलाइट। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो मैं बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कल परसों भी क्वेश्चन पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे। एनीवन, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? क्विक, जल्दी बताइए, कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन विद एनी डाउट? एलाइट बिलाइट सेलाइट फेलाइट, सबके फॉर्मूलाज भी ध्यान रखने हैं आप लोगों ने, और इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगी। किसी को किसी के बारे में कोई आइडिया? जैसे मैं पूछूं C3S, अब हम बार बार पूरा पूरा नाम नहीं लिखने, अब C3S का क्या काम है पेपर में पूछते हैं, C2S का क्या काम है पेपर में पूछते हैं, C3A का क्या काम है, C4AF का क्या काम है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें से कोई एक ऐसी चीज है, पहले पूरा मेरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना बात जो मैं बता रहा हूं, नोट कर लिया सबने? तो सबसे पहली बात, एक ऐसी चीज है इन चारों में से जो इनिशियल स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, ठीक है, जल्दी स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ बोलो जिसको। एक ऐसी चीज है यहां पर जो लॉन्ग रन स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, लंबी स्ट्रेंथ की बात करें। एक ऐसी चीज है इनमें से जिसका स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है, वो सेटिंग में हेल्प करता है, जल्दी सेट करता है। और एक ऐसी चीज है इन चारों में से जो इनएक्टिव पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं। जब मिक्सिंग हुई तो वो भी बन गया, तो बट उसका कोई यूज में नहीं था, उसको बोलते हैं इनएक्टिव। अब यही क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, साथ साथ थोड़ा मैं एडिशनल डाटा बताऊंगा C3S के बारे में, कितना रेशियो में रहता है, क्या वैल्यूज रहती हैं, राइट। राइट डाउन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी विद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सबसे पहले लिखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। नंबर 1, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, C3S। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अबाउट 25 से लेके 50%। इट इज अबाउट 25 to 50%, जिसको हम नॉर्मली यहां पर बोलेंगे, नॉर्मली 40%, ठीक है। इट इज अबाउट 25 to 50%, नॉर्मली 40% ऑफ सीमेंट। ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, जो यूजुअली पेपर में आज के टाइम पे पूछते हैं बार बार, उस चीज का ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं। वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, कुछ वर्ड आता है फ्रीजिंग एंड थोइंग, सुना है इसके बारे में? फ्रीजिंग थोइंग के बारे में। एक वर्ड आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक वर्ड आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बारे में सुना है? ये दोनों वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए राइट डाउन। It renders the clinker easily. It renders the clinker easily.
इट रेंडर्स द क्लिंकर इजियर टू ग्राइंड, ऐसे लिखते हैं, इट रेंडर्स द क्लिंकर इजियर टू ग्राइंड, increase increases resistance to increases resistance to freezing and thawing, freezing and thawing, hydrates, हाइड्रेट्स, ये भी मैंने ऐसा कोई नहीं दिखाया जो नॉर्मली आपको दिखेगा, ये अच्छे स्टेटमेंट है सारे। हाइड्रेट्स रैपिडली, हाइड्रेट्स रैपिडली जनरेटिंग हाई हीट एंड डेवलप and early strength, hardness and strength. ठीक है, ध्यान से देखना और समझना क्वेश्चन को। सारी कहानी में अर्ली हार्डनेस स्ट्रेंथ के बारे में यहां पर बात आई, बाकी कुछ एडिशनल चीजें भी मैंने लिखी यहां पर। मैंने बोला इसकी क्वांटिटी वगैरह वगैरह 25%, 50% के बीच में, नॉर्मली 50%, ठीक है, 40%, सॉरी। ये जब क्लिंकर जो है ना इजीली जो ग्राइंडेड होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन मतलब ऐसे समझ के चलो जैसे कोल्ड एंड, जैसे बोलते हैं ना हॉट एंड कोल्ड, इस तरह से उन एक्शन से बचाता है, क्रैक्स देने से बचाता है। हाइड्रेट्स रैपिडली जनरेटिंग हाई हीट, मतलब जब इसके अंदर पानी डलेगा, जो हीट, कभी सीमेंट में पानी डाल के अगर आप हाथ डालो आपको हीट फील होगी, वो हीट वाला सारा कंसर्न इसकी वजह से आता है। इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड जनरेट्स हाई हीट। एंड जो सबसे इजी है, सबसे बार जो इस बार भी, कल वाले आई थिंक कल या परसों की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, इट डेवलप्स अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। मतलब अर्ली स्ट्रेंथ में किसका रोल, कहीं ना कहीं C3S का, अर्ली स्ट्रेंथ के अंदर या अर्ली हार्डनेस के अंदर, इट डेवलप्स अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मैं इसको एक लिमिट से ज्यादा ऐड करूंगा, जितनी इसकी लिमिट है, रेजिंग दी C3S content beyond the specified limits, रेजिंग दी C3S कंटेंट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट्स, अगर एक लिमिट से ज्यादा C3S कंटेंट हो गया तो क्या होगा, इंक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, काफी ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, इंक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन and solubility in water, and solubility in water। ये तीन स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाई है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अर्ली स्ट्रेंथ में कौन हेल्प करता है, C3S। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, सॉरी, ये अगर ये जो है ये रैपिडली आपकी हीट में जो निकलती है, हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसमें भी इसी का रोल है, इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। और अगर C3S का कंटेंट मैंने एक लिमिट से ज्यादा कर दिया, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी बड़ा डिटेलिंग में चीज है, पर आगे अभी आप जब लिखोगे, अभी मेरे साथ डिस्कस करोगे, इसको बड़ा शॉर्ट में मैं ऐड ऑन करूंगा, शॉर्ट में चीजें बताऊंगा इसमें,
जो इन द एंड आपको ध्यान रखना। अर्ली स्ट्रेंथ कोई पूछे एक आंसर, लॉन्गर रेंज स्ट्रेंथ एक आंसर, इस तरह से। एनी डाउट इन दिस पेज? एनीवन, एनी डाउट? ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नंबर 2 प्रॉपर्टी मेरे पास है, दैट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, देखिए दीज आर स्टैंडर्ड थिंग्स, ठीक है, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको ये चीजें। कल का लेक्चर विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल पिक्चराइजेशन ज्यादा होगा, कल हमने टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्वेश्चन, पहले तो इसका नाम C2S। C2S, इसकी कंसंट्रेशन 25 से 40 के बीच में होती है। इट हाई लिखेंगे ऐसे, इट इज अबाउट 25 से 40%। नॉर्मली कितना लेते हैं? 32%। नॉर्मली 32%, रेंज कितनी है? 25 से 40%, ठीक है। इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन slowly. It hydrates and hardens slowly and takes long time to add to the strength. मतलब कुछ समझ आया? ज्यादा टाइम लेंगे स्ट्रेंथ में हेल्प कर, एडिशन करने में। हार्ड होने में इट विल टेक टाइम एंड टेक लॉन्ग टाइम टू ऐड टू द स्ट्रेंथ। नॉर्मली कितना होता है, यहां लिख देता हूं, लाइक आफ्टर ईयर और मोर। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? अभी मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे इसका आंसर देना, मुझे इस चीज का आंसर देना। अगर मैं C3S, सुनना कौन सा बोल रहा हूं, अगर मैं C3S कंटेंट को कम कर दूं या बढ़ा, चलो पहले बढ़ा दो, इंक्रीज कर दूं, अगर मैं C3S कंटेंट को बढ़ा दूं, उससे स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अर्ली स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले कोई बात नहीं, वेट कीजिए, अब पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ। वेट, खुद समझाता हूँ, अगर आपको पता है तो लिख लेना। पहले मैं चारों प्रॉपर्टीज को समझा के फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या पूछा मैंने, जिसको समझ आ गया वो लिख ले। तो मैंने कहा अबाउट 25 से 40%, नॉर्मली 32, हाइड्रेट्स एंड हार्डन्स स्लोली, टेक्स लॉन्ग टाइम टू ऐड टू द स्ट्रेंथ। ठीक है, it imparts resistance, ये भी स्टेटमेंट अभी पेपर में आई थी, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। इट imparts रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। ठीक है, अब लास्ट में एक स्टेटमेंट और लिखते हैं कि अगर सपोज मैंने इसका कंटेंट बढ़ाया या कम किया, यहां लिख देते हैं raising of C2S content
raising of C2S content renders clinker harder to grind, जो क्लिंकर्स को टाइम ज़्यादा लगेगा ग्राइंड होने में, एंड reduces, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जब C2 ऑब्वियसली इतना समझो, अगर C2S की कंटेंट बढ़ेगा तो C3S कम हो जाएगा ना, reduces early strength, reduces early strength, reduces early strength, ठीक है, decreases resistance to, decreases resistance to freezing and thawing, freezing and thawing at early ages, at early ages. मैं हर एक वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है. decreases heat of hydration, heat of hydration, decreases heat of hydration. अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनना और समझना. मैंने क्या बोला, अगर मैं C2S का कंटेंट रेज कर दूं, रेजिंग ऑफ C2S कंटेंट renders the clinker harder to grind, reduces the early strength, decreases the resistance to the freezing and thawing at early ages, and decreases the heat of hydration. तो अगर पेपर में ऐसे आता है कि सपोज, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो कहेगा अगर मुझे हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं C2S का कंटेंट रेज कर दूंगा इस तरह. ठीक है, क्लियर है चीज, गॉट माय पॉइंट. अगर मेरे से कोई पूछता है कि मुझे रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थोइंग को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं C2S की कंटेंट को बढ़ा दूंगा. अगर मुझे अर्ली स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं C2S, ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसे आएगा, कहेगा C2S अगर बढ़ेगा तो ऑप्शन होंगे आगे, तो आपको पता होगा कि ये रिड्यूस कर देगा क्या, अर्ली स्ट्रेंथ. ये क्या रिड्यूस कर देगा, अर्ली स्ट्रेंथ. और ये चीज ध्यान रखना, अगर ये बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं C3S जो पीछे पड़ा था वो डिक्रीज कर रहा होगा. क्यों, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन बन के चल रही है वो तो 100% ही चल रही है ना. तो अगर ये सपोज 32 से बढ़ के 50 पहुंच गया है या 60 पहुंच गया है तो इसको गिरना भी तो पड़ेगा. एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस, क्विक जल्दी बताइए. कोई डाउट इसमें, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताओ. एनी डाउट इन दिस, किसी को कोई डाउट जल्दी बताइए.
नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह इन दोनों में 100% नहीं आना चाहिए। अभी 2 और बचे हैं, सबका मिला के टोटल 100, बट मैं आपको बता रहा हूँ या 4 नहीं, 4 का कंबाइंडली आपने आप सही लिखा है, 4 का कंबाइंडली, 4 के कंबाइंडली की बात हो रही है, 4 के कंबाइंडली की बात हो रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं और अगला स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। और मैं आपको अभी, वेट कीजिए, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अभी पॉइंट्स क्या हैं ये तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इन एंड कंक्लूजन कैसे आपको पता होना चाहिए वो ध्यान रखना। तीसरी टर्म आती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना वैसे पेयरिंग बना के पूछते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो इसमें क्या आएगा, ये होगा तो इसमें क्या होगा, तभी मैंने वो एग्जांपल लिया था। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको स्पीडली कवर करते हैं क्योंकि छोटी सी चीज है, इजी है, खत्म करते हैं इस चीज को। इसकी कंसंट्रेशन अबाउट 5 to 11% के बीच में रहती है, 5 से 11% के बीच में। नॉर्मली ये 10.5% होता है, नॉर्मली 10.5% होता है। ठीक है, अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग, फॉर द इनिशियल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग, जो जल्दी सेटिंग होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग। हाई हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, and has greater tendency, and has greater tendency to volume change, volume change, causing cracking, causing cracking। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं, यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आंसर देना मेरे को। अगर मैं इसका कंटेंट बढ़ाऊंगा, रेजिंग C3A, अगर इसको बढ़ाऊंगा, सेटिंग टाइम डैश करके लिख देता हूं, सेटिंग टाइम, बताओ सेटिंग टाइम पे क्या फर्क आएगा, बढ़ेगा या कम होगा? आंसर दीजिए। अगर मैं C3A कंटेंट को बढ़ाता हूं तो सेटिंग टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए आंसर। अगर मैं C3A कंटेंट को बढ़ा दूं तो क्या होगा? कम होगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे, अगर मैंने C3A को बढ़ा दिया तो मेरा जितना ज्यादा उतनी जल्दी सेट होगा, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है? ये सेटिंग में हेल्प करता है। तो रेजिंग दी C3A कंटेंट या उसके कंपोजिशन, उसका परसेंटेज क्या करेगा? रेजिंग दी C3A कंटेंट reduces setting time। ठीक है, reduces the setting time। any doubt to anyone? any doubt to anyone? बिल्कुल सही लिखा है, जल्दी सेट होगा, बट कोई डाउट किसी को तो बताओ। any doubt to anyone? चलिए नेक्स्ट, जो चौथा नाम है दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसको हम C4AF बोलते हैं, उसके लिए बस एक ही स्टेटमेंट है, इट इज कंपैरेटिवली इनएक्टिव, इट इज कंपैरेटिवली इनएक्टिव, इट इज कंपैरेटिवली इनएक्टिव।
इट इज कंपैरेटिवली इनएक्टिव। मतलब इसका इतना रोल नहीं है जितना बाकी चीज़ों का, ये चीज़ है। सो आपको एक चीज़ की यहाँ पर अच्छे से समझ होनी चाहिए, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो क्या चीज़ है, ध्यान से देखना, जल्दी से सुनना यहाँ पर और समझना इस चीज़ को। अब मैं क्वेश्चन की फ्रेम करके फॉर्म में इसको यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। वो ये है, व्हेन वाटर इज एडेड, व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, अगर मैंने वाटर को सीमेंट में ऐड किया, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन अकर्स, एंड केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, तो होगा क्या, C3S और C2S मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेंथ में, दे कंट्रीब्यूट्स, ये शॉर्ट में जो आपको पता होना चाहिए, मोस्टली इन स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला पॉइंट, कोई पूछे इनिशियल सेटिंग किसकी वजह से है, इनिशियल सेटिंग जो है ड्यू टू C3A, उसकी वजह से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। कोई पूछे C3S हाइड्रेट्स क्विकली, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया जल्दी से रिएक्ट करता है, एंड कंट्रीब्यूट, जल्दी रिएक्ट करने से जल्दी से अर्ली स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट्स मोर टू द अर्ली स्ट्रेंथ, मोर टू द अर्ली स्ट्रेंथ। जो C2S है वो भी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, स्ट्रेंथन the concrete, strengthen the concrete from 7 days से लेके 1 साल तक, या उससे ऊपर भी चला जाता है, बट आपको याद है ना, लॉन्गर रन की स्ट्रेंथ में C2S का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां पर, एनी डाउट इन दिस, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड, एनी डाउट, एनी स्टेटमेंट, जल्दी बताइए, एनीवन, कुछ भी रिपीट करना तो बताओ। क्विक, क्लियर, ओके, एनी डाउट, क्लियर है यहां पर, चलिए आगे मूव करते हैं। एक टर्म आती है यहां पर हमारे पास, नेक्स्ट टर्म इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट।
hydration of cement. हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्या मतलब है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का, वो लिखते हैं। कहता है जब पानी डालेंगे ना सीमेंट के अंदर, व्हेन वाटर इज एडेड इन सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, when water is added to cement, it produces significant amount of heat. It produces significant amount of heat. It produces significant amount of heat. एक अच्छी खासी हीट निकलती है। कभी आप सीमेंट में पानी डालो और उसमें उसको चेक करो, आपको पता चलेगा हीट लिबरेट होती है। दिस इज नोन एज heat of hydration. This is known as heat of hydration. This is known as heat of hydration. ठीक है। and liberated heat is called, and the liberated heat is called, उस हीट को क्या बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन था, सॉरी, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, एंड दिस लिबरेटेड हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये चीज। अब आपसे कोई पूछे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर at which hydration takes place. टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना रैपिड हाइड्रेशन रहेगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये पॉइंट भी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज मोर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, रैपिड इज द हाइड्रेशन, रैपिड इज हाइड्रेशन। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सीमेंट कितना फाइन है, फाइननेस ऑफ सीमेंट, कितना अच्छा फाइनली ब्लेंडेड सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट पे भी। और इसके लिए क्या, जितना फाइनर होगा उतना ज़्यादा अच्छे से, फाइनर द सीमेंट, रैपिड इज द हाइड्रेशन, रैपिड इज हाइड्रेशन। ठीक है, और अगला पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन पे भी डिपेंड करता है। प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एक नोट करके यहां मैं एक पॉइंट लिख दूंगा कि फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, जो वाटर सीमेंट रेशो है वो हमारा 0.35
बट 0.45 से कम होना चाहिए। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 से ज़्यादा बट 0.45 से कम होना चाहिए। आई होप इट इज रिटन, नोट हो गया, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया सबने, ये पॉइंट सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड कल ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, कि हमारे पास जो अब कल टेस्ट डिस्कस करने हैं, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट डिस्कस करने हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, अंडर वाटर वर्क्स के लिए कल पेपर में क्वेश्चन भी आया था, अंडर वाटर वर्क्स के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज़ करते हो, पता होना चाहिए आपको, एग्जाम का क्वेश्चन है, रिसेंटली क्लास नोट्स में हमने लिखा होता है अच्छे से, आपको भी मिलेगा। एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस टुमारो की डिफरेंट टेस्ट, वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रेशन, कितना पानी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। कल क्लास भी हम जल्दी रखेंगे और इस चीज़ को कवर करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन में वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से भी ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो क्या क्वेश्चन है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए बॉन्ड वाटर क्या होता है, BOUND, बॉन्ड वाटर क्या चीज़ होती है, बाउंड वाटर, बाउंड बोलते हैं इसको। कहते हैं वाटर बाय वेट, कहते हैं वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, मतलब वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट is required for complete hydration of Portland cement, ठीक है, is combines chemically with the cement compound, combined chemically with the cement compounds known as bound water, The water by weight of cement is required for the complete hydration of Portland cement. Is combined chemically with the cement, कितना पानी जो सीमेंट केमिकली बॉन्ड बना रहा है उसे हम बाउंड वाटर बोलते हैं। उस बाउंड वाटर में से कुछ ऐसा पानी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सम क्वांटिटी, नई टर्म्स है आपके लिए, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, अबाउट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अबाउट 15% by weight of cement, about 15% by weight of cement is required to fill the cement, gel pores, is required to fill the cement gel pores। इसे बोलते हैं, उस सारे पानी में से 15% ऐसा पानी है जो बाय वेट ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट के पोर्स में डालने के काम आता है, जिसे हम जेल वाटर बोलते हैं। तो पेपर में कभी ये वर्ड दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, जेल वाटर वो वाला पानी है बाउंड में से जो 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट होता है, जो सिर्फ सीमेंट के पोर्स में जाने में यूज होते हैं, ठीक है। कोई पूछे टोटल में कितना, तो वो भी लिख देते हैं, टोटल 38% ऑफ वाटर, टोटल 38%
percent of water by weight of cement for complete process. पूरे प्रोसेस के लिए आपको 38% बाय वेट ऑफ वाटर चाहिए होता है, वेट ऑफ सीमेंट, सॉरी 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट हियर? थ्योरेटिकल चीज़ें हैं गाइस, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये टॉपिक है ही थ्योरेटिकल, इसमें चीज़ें ऐसी ही लिखनी पड़ेंगी. थोड़ा सा आपको सुनना है और लिखना है, पॉइंट्स पिक करने हैं, कितने कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे मैंने अभी बताया आपको उस चीज़ को लेके, राइट. So any doubt to anyone? Any doubt to anyone? क्लियर है सबको ये पॉइंट? कुछ रिपीट करना है इसमें? कुछ रिपीट करना है? यस राइट. नहीं नहीं, जेल वाटर प्लस बॉन्ड वाटर, टोटल जो वाटर है ना, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, टोटल जो है ना वो ऊपर लिखा है कि कितना पानी लगेगा, उसको बाउंड वाटर बोलते हैं. उस बाउंड वाटर का के अंदर कुछ हिस्सा 15% जेल वाटर है. टोटल जो बॉन्ड वाटर बनाया वो हमारा 38% है. बाउंड वाटर के अंदर आता है ये जेल वाटर, दोनों कंबाइंडली 38 नहीं बोलने. ओके ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर. वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीटी. कल हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करके पूरा कवर कर देंगे विद डायग्राम्स एंड ऑल एवरीथिंग. कल मैं कुछ पिक्चर्स भी लेके आऊँगा, वर्केबिलिटी क्या होती है, हमारा इनिशियल फाइनल टेस्ट कैसा होता है, वो सब डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो डोंट मिस दैट लेक्चर. मिक्स भी करो रिकॉर्ड, बट क्लास के साथ साथ पढ़ोगे ज़्यादा एक अच्छा कंफर्टेबली चीज़ें चलेंगी. ओके सो मेक श्योर, आई होप आपने आरसीसी के लेक्चर्स कवर अप कर लिए होंगे. आपको मैं इस संडे को यू विल हैव अ टेस्ट. आप मुझे बताइए, इफ़ यू आर रेडी यू कैन गिव द टेस्ट ऑफ आरसीसी. आरसीसी प्रिपेयर्ड है सबका? विल हैव अ टेस्ट ऑफ आरसीसी. अगर सबने कर लिया तो क्विकली मेंशन कर दीजिएगा. इफ आरसीसी इज डन वी विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन संडे. नॉट सीटी, सीटी का अलग रख लेंगे, ओनली आरसीसी पार्ट. बताइए, इज इट डन? हैव यू डन इट? ठीक है, आराम से सोचिए, मुझे बताइए. अगर रेडी है सो विल कैन हैव अ टेस्ट ऑन संडे. ठीक है, यू कैन गिव टेस्ट एट एनी टाइम. संडे को रहेगा, फुल डे एक्टिव रहेगा, किसी भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट.